ओके, ऑनलाइन सेशन में हम जहाँ पर आज रुके हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं उसी पॉइंट से आगे बढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, हमने अभी कुछ ही समय पहले देखा है कि पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए ज्योग्राफर्स ने इसे क्या किया बेटा, इसे दो भागों में बांट दिया। इस रेखा को जिसे दो भागों में बांट कर पढ़ा जाता है, इसे क्या कहते हैं हम बेटा, भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा कहते हैं, इसी को इक्वेटर कहा जाता है, इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक, इसी को इक्वेटर, इसी को विषुवत रेखा, इसी को भूमध्य रेखा कहा जाता है। अब इसके ऊपर के हेमिस्फीयर को कहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया, मान लिया ये नॉर्थ पोल हो गया बेटा, और ये क्या हो गया आपका नीचे वाला साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि मान लीजिए हम अज्यूम करते हैं कि ये है सूर्य की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की ये पोजीशन है। तो आप यहां देखिए कि ये जो बीच का रीजन है, ये बीच का रीजन हमेशा सूर्य के ताप को हमेशा प्राप्त करता रहेगा। ठीक, आप सुने होंगे, मतलब आप लोगों को इस बात की जानकारी तो होगी कि शायद इस धरती पर इंसान पहला कहाँ आया या पहला जीव कहाँ आया, तो वो भी अफ्रीका में आया। अगर हम साइंस पर बिलीव करें तो साइंस कहता है पहला इंसान कहाँ आया बेटा, अफ्रीका में। आपने साउथ अफ्रीका के जंगलों के बारे में सुना होगा, बहुत जंगल पाए जाते हैं। एक्चुअल में इन सब का एक ज्योग्राफिकल कनेक्शन है। एक क्या है कनेक्शन, ध्यान सुनो। ये रीजन जो ज्यादा ताप प्राप्त करेगा, अगर यहां पर पानी है तो क्या होगा बेटा, वाष्पीकरण, तो क्या होगा, बादल बनेंगे, तो क्या होगी, बारिश होगी। तो भूभाग में जहां पानी पड़ेगा वहां क्या उगेंगे, पौधे उगेंगे, तो क्या होगा, जंगल होगा, तो क्या होंगे, जानवर होंगे, तो क्या होगी, डेंसिटी होगी, बायोडाइवर्सिटी होगी। और बायोडाइवर्सिटी का ही तो प्रेजेंस है इंसान बनना, जीव बनना, विभिन्न प्रकार के जंतु बनना। तो अगर साइंस इस बात को कहता है कि दुनिया का पहला इंसान या दुनिया में जितने प्रकार के जीव हैं उनकी प्रेजेंस का मुख्य केंद्र क्या था, साउथ अफ्रीका का क्षेत्र, या साउथ अफ्रीका में आज भी घने जंगल क्यों पाए जाते हैं, उसका सबसे पहला कारण क्या है बेटा, सूर्य की उपस्थिति उसके सापेक्ष कुछ ऐसी है कि हमेशा ताप है, तो हमेशा वाष्पीकरण है, तो हमेशा बारिश है, तो हमेशा तो क्या है, हमेशा ह्यूमिडिटी है। हमेशा ह्यूमिडिटी है तो अच्छे वनस्पति है, अच्छी वनस्पति है तो उस वनस्पति पर आधारित आश्रित जीव हैं, जंतु हैं, और जीव जंतुओं पर आश्रित कौन है, इंसान है, या पौधों पर आश्रित कौन है, इंसान है। तो इन सबका बहुत डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, भूगोल ऐसा सब्जेक्ट है एक्चुअल में। ठीक, तो याद रख लीजिएगा, इसी रीजन में बहुत बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा जब ये वीडियो पब्लिश होगा, तो बताइए कि भारत में सबसे ज्यादा वृहद या सबसे बड़ा मुख्य बायोडाइवर्सिटी का क्षेत्र कौन सा है। भारत में वह कौन सा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, मुझे कमेंट करके आंसर बताइएगा। कल के वीडियो में मैं जो भी करेक्ट आंसर देगा उसका नाम बोलूंगा मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया कि 0 डिग्री वो पॉइंट नहीं है जहां पर सर्वाधिक बारिश होती है, बल्कि 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में सर्वाधिक बारिश होती है। क्यों, 0 डिग्री जहां पर है बेटा, जहां पर 0 डिग्री वाली लाइन गुजर रही है, मैंने आपको दिखाया है अभी, जहां से 0 डिग्री वाली लाइन गुजर रही है, जहां से 0 डिग्री वाली लाइन गुजर रही है उस जगह पर मैक्सिमम क्या है बेटा, समुद्र है। क्या है, समुद्र है। तो ताप तो बढ़ता है, लेकिन 12 बजे के आसपास से वाष्पीकरण शुरू हो जाता है, और शाम को 4 बजे उसी वाष्पीकरण का परिणाम बादल और क्या होता है बेटा, बारिश। तो ओवरऑल टेम्परेचर क्या हो जाता है, घट जाता है। जबकि 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ की लाइन देखेंगे तो वो लाइन कुछ ऐसे जगहों से भी गुजरती है जहां पर डेजर्ट यानी कि मरुस्थल पाए जाते हैं, और जहां मरुस्थल पाए जाते हैं, जब वहां पर ताप बढ़ता है, जब वहां पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो वाष्पीकरण तो नहीं होगा क्योंकि वहां तो ऑलरेडी पानी नहीं है, तो रेत गर्म होगी। जब रेत गर्म होगी तो रेत भी रेडिएशन छोड़ेगी, रेत भी हीट छोड़ेगी, तो T और प्लस T क्या हो जाएगा, 2T। टेम्परेचर क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। ठीक, टेम्परेचर बढ़ेगा। ये प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे लोग नहीं दे पाएंगे, इसलिए समझिए बहुत ध्यान से मैं जो बारीक चीजों आपको समझा रहा हूं। ठीक, यही रिलेशन सब जगह है। क्या कारण है कि ठंडियों में ठंडी रेत जल्दी हो जाती है और गर्मियों में बहुत गर्म होती है रेत। क्यों,
क्योंकि वहां पर वाष्पीकरण जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो जब पत्थर गर्म होगा तो वो भी रेडिएशन छोड़ेगा। इसका एग्जाम्पल समझने के लिए, आप जब चना भूंजवाने वाले के पास जाते हैं तो किसको भूंजता है? चने को तो भूंजता है, लेकिन उसके पहले किसको गर्म करता है? एक कढ़ैया में रेत गर्म करता है, और उस रेत का कमाल होता है कि उस रेत से चना भुन जाता है। तो मतलब रेत भी रेडिएशन छोड़ती है। समझ रहे हैं बात को ना? ठीक, तो T और प्लस T क्या हो जाता है? ठीक, क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। ठीक, तो देखिए उसके बाद बेटा मैंने आपको बता दिया 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का एरिया क्या रहता है? उष्ण कटिबंध। क्योंकि इन्हीं दो बिंदुओं, इन्हीं दो लैटिट्यूड, इन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के मुख्य रूप से इन्हीं के बीच में सूर्य ऐसे ऐसे आता जाता है रिस्पेक्ट में। मैं अगर आपको सरल भाषा में समझाऊं तो साल में एक बार इसको कहते हैं बेटा कर्क रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लिख लीजिएगा। इसे कहते हैं बेटा मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या कहते हैं बेटा? कैप्रिकॉन, या एक्सिस ऑफ कैप्रिकॉन, कुछ भी लिख लीजिए। मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। ये कौन सी रेखा हो गई बेटा? मकर रेखा। मेरी बात ध्यान समझिए, साल में एक बार सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत होता है, साल में एक बार सूर्य मकर रेखा पे लंबवत होता है, और सूर्य ऐसे ट्रेवल करता है। ध्यान से देखो, ऐसे 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 ऐसे। तो मतलब कुल मिला के 1 और 2 बार किस पे लंबवत होगा? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर 2 बार, कर्क रेखा पर 1 बार, मकर रेखा पर 1 बार। तो 1 बार कर्क रेखा पर बड़ा दिन होगा, 1 बार मकर रेखा पे बंद होगा, और 2 बार कहां पर? इक्विनॉक्स। ना तो बड़ी दिन ना तो बड़े रात। दिन और रात क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। 4 प्रश्न पूछ रहा हूं, कॉपी में लिखिए और आंसर दीजिएगा। लिखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? और कब दिन और रात, किन तिथियों को दिन और रात बराबर होते हैं? किन तिथियों को दिन और रात बराबर होते हैं? ठीक, नोट किए? किन तिथियों को दिन और रात बराबर होते हैं? इनके आंसर्स मुझे चाहिए हैं, ठीक है? और ये जब वीडियो अपलोड होगा तो आप इसके कमेंट्स में आंसर दीजिएगा मुझे, ठीक? चलें आगे बढ़ते बेटा, देखो ध्यान से। तो ये आपकी लैटिट्यूड की कहानी हो गई। कितने लैटिट्यूड हो सकते हैं? टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179, 89 प्लस 1 प्लस 89, टोटल कितना हुआ? 179। तो टोटल 179 क्या है? अक्षांश रेखाएं। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की डिस्टेंस लगभग 111 किलोमीटर, ठीक? और अक्षांश रेखाएं आपको क्या बताएंगी? पोजीशन। क्या बताएंगी बेटा? हाँ, चलिए ये तो हो गई कहानी अक्षांश रेखाओं के संबंध में, ठीक? 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में क्या हो गया बेटा? कौन सा जोन? ट्रॉपिक जोन, या आप इसको हिंदी में क्या कह रहे हैं आप लोग? उष्ण कटिबंध। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री 66 डिग्री नॉर्थ तक उपोष्ण कटिबंध, 66 से ऊपर शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है? चले अब बेटा हम पहुंच रहे हैं, हम यहाँ पे पृथ्वी, ठीक है? इसमें बेटा मैंने यहाँ पर नॉर्थ पोल अज्यूम किया, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है? ये नॉर्थ पोल अज्यूम किया, ये क्या हुआ? साउथ पोल। पोल से पोल ड्रॉ किया, पोल से पोल मैंने ड्रॉ किया। क्या किया बेटा? पोल से पोल ड्रॉ किया। इसे कहते हैं कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। याद रखिएगा, ये हो गई देशांतर रेखा। तो अगर मैं इसमें से एक को 0 डिग्री मान लूं तो इसके पीछे जस्ट क्या होगी? 180 डिग्री वाली। कौन सी? 180 डिग्री वाली। अब ध्यान समझिएगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैं यहां पर 180 डिग्री वाली भी खींच दे रहा हूं, इसके जस्ट पीछे है वो। अब इससे हुआ क्या? ये देशांतर रेखाएं हुई, ठीक है? लॉन्गिट्यूड्स कहा गया, ठीक है? लॉन्गिट्यूड कहा गया, और ऐसे ऐसे वाली को लैटिट्यूड कहा गया। ये बताएंगे टाइम। क्या बताएंगे बेटा? टाइम। मेरी बात ध्यान समझना। मान लीजिए हमारा प्यारा भारत
देखिए भारत, मैंने आपको कल बताया था, भारत शुरू कहां से होता बेटा? 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट, उधर इधर पे बेटा 68 डिग्री 7 मिनट से यहां पर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में भारत है। ये भारत की पोजीशन हो गई ऑन द ग्लोब। समझना है इसका मतलब क्या है। भारत बेटा, अगर मैं इक्वेटर खींच दूं तो भारत यहां पर है, कुछ ऐसे है। देखिए भारत यहां पर, यह है भारत की पोजीशन ऑन द ग्लोब, नॉर्थ से नॉर्थ तक, ईस्ट से ईस्ट तक। ठीक, क्लियर है? तो मतलब नॉर्थ से नॉर्थ तक, ईस्ट से ईस्ट तक। ठीक, क्लियर है ना? भारत यहां पर पोजीशन है, राइट? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। इसका मतलब क्या है? सब कुछ है क्या? क्या बता रहे हैं सर? ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। ध्यान से देखिए, मेरी बात ध्यान समझो। ये तो हो गई लैटिट्यूड लाइन, कौन सी हो गई? ये भी कौन सी हो गई? लैटिट्यूड लाइन। लेकिन ये कौन सी हो गई? लॉन्गिट्यूड लाइन। और ये भी कौन सी हो गई? लॉन्गिट्यूड लाइन। मतलब ये ऐसी वाली लाइन हो गई, ये हो गई लॉन्गिट्यूड लाइन, और ये हो गई कौन सी? लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक, तो बेटा यहां हो गई 0 डिग्री। हुआ क्या? पूरी दुनिया में अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेजों को एक पूरी दुनिया के लिए एक कॉमन सी व्यवस्था बनानी थी समय के रिस्पेक्ट में। मतलब समय और दिशा, ये दोनों निर्धारित करना था उनको। तो मेन फोकस किसमें था कि भाई समय क्या होगा, दुनिया का समय क्या है, कल को अगर मंगल में जीवन हो गया तो पृथ्वी का समय क्या है। तो पृथ्वी का समय यही होगा जो ग्रीनविच में, लंदन का एक शहर था ग्रीनविच, वहां पर बैठक हुई और तय कर लिया कि जो यहाँ का समय है ये पूरे विश्व का समय है। क्योंकि पूरे विश्व में कौन राज कर रहा था? अंग्रेज राज कर रहे थे। तो उन्होंने अपने यहाँ तय कर लिया। अब तय क्या हुआ? तय ये हुआ बेटा कि इस लाइन के ईस्टवर्ड, इस लाइन के ईस्टवर्ड और इस लाइन के वेस्टवर्ड, मतलब इस लाइन के ईस्ट में, मतलब जो कंट्री पूर्व में बढ़ेगी वहां पर टाइम क्या होगा? टाइम बढ़ेगा। और जो वेस्ट में होगी वहां पे टाइम घटेगा। जब टाइम घटेगा तो डेट घटेगी, जब टाइम बढ़ेगा तो डेट बढ़ेगी। तो 0 डिग्री वाली को टाइम लाइन माना गया। क्या माना गया बेटा? इंटरनेशनल टाइम लाइन। तो 180 डिग्री वाली इसके जस्ट पीछे उसको क्या मानेगा? डेट लाइन। क्या माना गया? मतलब ये सामने वाली को माना गया टाइम लाइन, तो पीछे वाली को डेट लाइन। ठीक, क्लियर है ना? अब ध्यान सुनो, भारत कहां बेटा? अच्छा, एक चीज और समझ लो, कितना टाइम, क्या मिनट। तो देखो, अगर आप 0 डिग्री पे खड़े हो और आप 1 डिग्री पर पहुंच जाओ तो आप 4 मिनट आगे पहुंच जाओगे। कितने मिनट? 4 मिनट पे पहुंच जाओगे। क्लियर है? कितना मिनट आगे पहुंच जाएंगे? 4 मिनट आगे पहुंच जाएंगे। 0 पे खड़े, 1 पर पहुंच गए तो कितने मिनट आगे पहुंच गए बेटा? 4 मिनट आगे पहुंच गए। ठीक, तो सिमिलरली भारत कहां शुरू हो रहा है? 68 डिग्री पर। खत्म कहां हो रहा है? 97 डिग्री पर। अगर भारत 68 पे शुरू होता और 68 पे ही खत्म हो गया होता तो हम 68 को मान लेते। लेकिन भारत कहां शुरू हो रहा है? 68 पे। खत्म कहां हो रहा है? 97 पर। तो हम एवरेज निकाल लेते हैं, 68 + 97 डिवाइडेड बाय 2, लगभग कितना मिलेगा आपको? 82.5। निकाल के देखिएगा, लगभग 82.5। ये हमारा एवरेज हो गया। इसी को हमने मान लिया अपना क्या? भारतीय मानक समय रेखा। क्या माना? भारतीय मानक समय रेखा। और यहां से खींच दिया। ये नैनी, प्रयागराज नैनी से गुजरती है। ठीक, कुछ जगहों पर मिर्जापुर लिखा मिलेगा, बट करेक्ट आंसर इज व्हाट? नैनी, प्रयागराज। ठीक, ये हमारा आदर्श समय हो गया 82.5 डिग्री। मतलब अब अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का समय विश्व के मानक समय से, यानी ये जो लाइन खींची है ग्रीनविच लाइन, इससे कितना आगे है? तो 82.5 डिग्री आगे है। कितना आगे है? तो 82.5 डिग्री को घंटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जब हमने पढ़ा बेटा 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82.5 मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाइड बाय 4, कितना हुआ? 330 मिनट। कितना? 330 मिनट। इसको घंटे में कन्वर्ट करोगे तो किससे डिवाइड करोगे? 60 से। कितना आएगा? 5 घंटा 30 मिनट। तो अभी जितना बज रहा है उससे 5.5 घंटा घटा दोगे तो समय आ जाएगा किसका? लंदन का। किसका? तो मेरी बात ध्यान सुनो, समझो बात को मैं क्या कह रहा हूं। भारत यहां है तो जापान इसके और ईस्ट में है। कहां है? और ईस्ट में। तो जापान का समय क्या होगा? और लंदन से ज्यादा होगा, भारत से ज्यादा होगा। ठीक,
समझ रहे हो बात को? ये होता है मतलब। जब टाइम बढ़ जाएगा तो डेट बढ़ जाएगी। ठीक, समझ रहे हैं बात को? मान लीजिए इधर पे कोई देश है जहां पर 31 तारीख चल रही है, दिन की रात को बज रहा है 11:55, तो उसी वक्त जस्ट बगल में 1 डिग्री आगे अभी 31 तारीख है, लेकिन उसके 1 डिग्री आगे क्या हो चुकी है? 1 जनवरी आ चुकी है। इसका मतलब ये होता है, इतना डिफरेंस है। 4 मिनट आगे बढ़ गए मतलब डेट आगे बढ़ गई, डेट आगे बढ़ गई मतलब नया साल आ गया। ठीक, क्लियर है आपको? तो ये समझिए, तो ये होती है बेटा लॉन्गिट्यूड लाइन। कितनी है ये? तो देखो 180 और प्लस 180, 180 और प्लस 180। यहां से चले तो कितना? 180, और यहां से चले तो कितना? 180, तो कितनी होगी टोटल? 360। 360 है लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक, क्लियर है आपको? समझ में आया? ये इंपॉर्टेंस है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। इसका मतलब अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता है तो इसी से तो जीपीएस काम करता है। आप किसी भी जगह की लोकेशन सर्च करके देखिए मोबाइल पे, आपको बता देगा कि अगर आप पैदल जाएंगे तो इतने घंटे लगेंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे तो इतने घंटे लगेंगे, कार से जाएंगे तो इतने घंटे लगेंगे। कैसे बता देगा वो? टाइम स्पीड कैसे कैलकुलेट हो रही है, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट हो रही है? इन्हीं के आधार पर। ठीक है, कुछ बड़े जगहों पर आजकल लोग एड्रेस नहीं देते, लोग अपनी पोजीशन बता देते हैं, इतने बड़े, इतने ईस्ट, इतने वेस्ट में, और जब आप उसको गूगल में सर्च करोगे तो तुरंत आप उसके घर का एड्रेस ढूंढ लोगे। मतलब कोई दूसरा एड्रेस ना पता कर पाए तो आप अपने घर के एड्रेस को, जहां घर है देखिएगा, जाके जीपीएस को सेट करिएगा, आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पोजीशन बता देगा, उसको रट लो। कभी कोई तुमसे एड्रेस पूछे तो केवल वही बता देगा। ये नहीं बताने जो कि किस मोहल्ले में रहते हो, किस गली में रहते हो, किसी दूसरे को पता नहीं चल पाएगा क्या बोल के चले गए, और एड्रेस पहुंच जाएगा। जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती है लगभग ऐसे ही काम करती हैं। ठीक, क्लियर है आपको? तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रोकते हैं। आज की क्लास के मतलब ये जो आपने ऑनलाइन सेशन देखा और इस सेशन को, इसके आगे मैं कल आपसे पढ़ाऊंगा। कल से हम इंडियन ज्योग्राफी के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और प्रॉपर हम ज्योग्राफी पर आ जाएंगे। भारत के भूगोल में आपको एक बढ़िया सी कॉपी बनानी है, बढ़िया सी नोट्स बनानी है। ठीक है, जब तक मैं खत्म कर दूंगा तब तक क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी, याद रखिएगा। ठीक है, और कभी छुट्टियां पड़ेंगी तो हम ज्यादा सेशन ले लेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू।